तो आज हम एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इंडस्ट्री में काम करने का तरीका ही कह सकते हैं बदल दिया। हाँ। फ्रेडरिक विंसलो टेलर की 1911 में आई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल। और इस किताब का एक बहुत बड़ा और सीधा साधा लक्ष्य था, क्या? मालिकों और कर्मचारियों दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा समृद्धि हासिल करना। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का मकसद भी यही समझना है कि ये वैज्ञानिक प्रबंधन आखिर था क्या। 100 साल से भी पहले टेलर ऐसी कौन सी परेशानियां देख रहे थे जिन्हें वो सुलझाना चाहते थे। हाँ। और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज भी मैनेजमेंट की हर किताब में उनका जिक्र होता है। सही बात है, क्योंकि उनका जो मूल विचार था वो आज भी बहुत जरूरी लगता है कि कर्मचारियों और मालिकों के हित अलग अलग नहीं हैं। हाँ, कि वो एक ही हैं। उनकी पूरी सोच इसी बात पर टिकी थी कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों को कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है। और उस जमाने के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी जब मालिक और मजदूरों में अक्सर टकराव ही होता था। एक बहुत क्रांतिकारी सोच थी। सही कहा आपने। तो चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। टेलर के समय में आखिर चल क्या रहा था? फैक्ट्रियों और मिलों में उन्हें सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही थी? तो टेलर ने जो देखा वो ये था कि उद्योगों में हर तरफ बड़े पैमाने पर अकुशलता यानी इनएफिशिएंसी फैली हुई थी। इनएफिशिएंसी मतलब काम बहुत ही बेढंगे तरीके से हो रहा था। बिल्कुल। और उन्होंने इस समस्या को एक खास नाम दिया था, सोल्जरिंग। सोल्जरिंग। जी, जिसका सीधा मतलब था जानबूझकर अपनी पूरी क्षमता से बहुत धीरे काम करना। सोल्जरिंग ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, जैसे कोई बस अपना समय काट रहा हो, असल काम नहीं कर रहा। एकदम सही। टेलर एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक अमेरिकी या अंग्रेज कामगार जी। जब बेसबॉल या क्रिकेट का मैच खेलता है तो अपनी पूरी जान लगा देता है, भागता है, पसीना बहाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन जब वो काम पर लौटता है तो जानबूझकर इतना धीरे काम करता है जितना वो बिना पकड़े जाए कर सकता है। अच्छा। इसी को अमेरिका में सोल्जरिंग, इंग्लैंड में हैंगिंग इट आउट और स्कॉटलैंड में कैकने कहा जाता था। हाँ, और टेलर का मानना था कि यही चीज उस जमाने की इंडस्ट्री को अंदर से खाए जा रही थी। ये सबसे बड़ा अभिशाप था। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों था? क्या कर्मचारी सिर्फ आलसी थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? आलस, जिसे टेलर प्राकृतिक सोल्जरिंग कहते हैं, वो एक छोटा हिस्सा था। अच्छा। लेकिन असली वजहें कहीं ज्यादा गहरी और सिस्टम से जुड़ी हुई थी। टेलर इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला था एक बहुत बड़ा वहम, एक गलत धारणा। मजदूरों में ये बात घर कर गई थी कि अगर उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और ज्यादा उत्पादन किया तो बाजार में माल ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से उनके ही कुछ साथियों की नौकरी चली जाएगी। ये डर तो आज भी सुनाई देता है, खासकर ऑटोमेशन और एआई को लेकर कि मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी। बिल्कुल। लेकिन टेलर ने 100 साल पहले ही इसे एक मिथक साबित करने की कोशिश की थी। उन्होंने जूतों का उदाहरण दिया। अच्छा, क्या था वो? जब जूता बनाने वाली मशीनें आईं तो कई कारीगरों को डर लगा, लेकिन हुआ उल्टा। कैसे? मशीन से बने जूते सस्ते हो गए, इतने सस्ते कि हर कोई उन्हें खरीद सकता था। इससे जूतों की मांग आसमान छूने लगी और जूता उद्योग में पहले से कहीं ज्यादा लोगों को काम मिला। मतलब उनका तर्क था कि ज्यादा उत्पादन बेरोजगारी नहीं बल्कि ज्यादा रोजगार लाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये डर था कि नौकरी चली जाएगी, और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी उस समय के मैनेजमेंट सिस्टम की अपनी खामियां। तब पीस वर्क जैसा सिस्टम बहुत आम था, जहां हर एक चीज बनाने पर पैसे मिलते थे। सही। अब मजदूरों ने अपने अनुभव से ये सीख लिया था कि अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करके उत्पादन बढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है? वो उनका रेट कम कर देता है। ठीक है, यही मतलब अगर आप एक दिन में 10 की जगह 20 यूनिट बनाते हैं तो मैनेजमेंट हर यूनिट का पैसा आधा कर देगा ताकि आपको दिन के अंत में उतने ही पैसे मिले। आपकी मेहनत बेकार गई। एकदम। इसलिए मजदूरों ने एक अलिखित नियम बना लिया था। वे जानबूझकर मैनेजमेंट को कभी पता ही नहीं लगने देते थे कि असल में कितनी तेजी से काम किया जा सकता है। ये एक तरह का सिस्टमैटिक सोल्जरिंग था। समझी। तो एक डर था, दूसरा सिस्टम ही ऐसा बना था कि ज्यादा काम करने पर एक तरह से सजा मिलती थी। ये तो मजदूरों की तरफ से आने वाली रुकावटें हो गईं। क्या काम करने के तरीकों में भी कोई बुनियादी कमी थी? बिल्कुल, और यही तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण था। काम करने के अंगूठा छाप नियम यानी रूल ऑफ थंब मेथड्स। मतलब अंदाजे से काम करना। हाँ, किसी भी काम को करने का कोई एक स्टैंडर्ड या वैज्ञानिक तरीका तय नहीं था। हर कारीगर अपने अंदाजे, अपने अनुभव और अपनी परंपरा के हिसाब से काम करता था। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बस एक दूसरे को देखकर और सुनकर आगे बढ़ता था। और इसमें कोई गारंटी नहीं थी
कि जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे अच्छा, सबसे तेज या सबसे आसान है। कोई गारंटी नहीं। तो उस दौर का जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे टेलर बदलना चाहते थे, वो कैसा था? टेलर उसे पहल और प्रोत्साहन का प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव। इसमें मैनेजमेंट का काम होता था अपने कर्मचारियों से उनकी पहल यानी इनिशिएटिव हासिल करना, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी सद्भावना, उनकी पूरी कुशलता। और इसके बदले में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मैनेजमेंट उन्हें प्रोत्साहन देता था। हाँ, जैसे ज्यादा तनख्वाह, बोनस या शायद काम करने की बेहतर जगह। पर इसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी थी। क्या? काम कैसे करना है ये पूरी तरह से कर्मचारी पर छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल। मैनेजमेंट कह रहा था तुम अपना बेस्ट दो, हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि एक मजदूर के लिए एक दिन का उचित काम आखिर होता कितना है। वो बस उम्मीद कर सकते थे। वो बस उम्मीद कर सकते थे कि उनका दिया हुआ प्रोत्साहन काम कर जाए। तो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट इससे अलग कैसे था? टेलर ने इस उम्मीद की जगह क्या रखा? यहीं पे टेलर की असली क्रांति आती है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को सिर्फ उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा। उन्हें काम करने का विज्ञान विकसित करना चाहिए। इसी सोच से उनके प्रबंधन के 4 सिद्धांत निकले। ओके। पहला, हर काम के लिए एक विज्ञान विकसित करना, यानी अंदाजे और पुराने तरीकों को छोड़कर काम के हर छोटे से छोटे हिस्से का वैज्ञानिक अध्ययन करना और उसे करने का एक सबसे अच्छा तरीका खोजना। मतलब अंदाजों को हटाकर डेटा पर फोकस करना। हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है से हटकर हमने प्रयोग करके साबित किया है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। मतलब उस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति को चुनना। और फिर उसे सिर्फ काम कर छोड़ नहीं देना, बल्कि उसे उस काम को करने के वैज्ञानिक तरीके की पूरी ट्रेनिंग देना। सही। इंसान को चुनो और फिर उसे सही तरीका सिखाओ। सही। तीसरा सिद्धांत था मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच सच्चा और दिल से सहयोग। ये पक्का करना कि सारा काम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के हिसाब से ही हो जो तय किए गए हैं। मैनेजमेंट को सिर्फ आदेश नहीं देना है, बल्कि एक कोच की तरह कर्मचारी के साथ मिलकर काम करना है। और चौथा सिद्धांत? चौथा और शायद सबसे अहम, काम और जिम्मेदारी का लगभग बराबर बंटवारा। इसका क्या मतलब हुआ? टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट को वो काम करने चाहिए जिनमें वो बेहतर हैं, जैसे योजना बनाना, डेटा इकट्ठा करना और काम करने के तरीके विकसित करना। और कर्मचारियों को वो काम करना चाहिए जिसमें वो बेहतर हैं। यानी उन तरीकों को जमीन पर उतारना। हाँ, ये एक साझेदारी थी जहां दोनों पक्ष वो काम करते हैं जिसमें वे माहिर हैं। ये 4 सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। क्या टेलर ने अपनी किताब में कोई ऐसा उदाहरण दिया जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को जमीन पर उतार कर दिखाया हो? बिल्कुल। और उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पिग आयरन, यानी कच्चे लोहे के भारी भारी टुकड़े उठाने वाले मजदूरों का। ओके। बेथलेहम स्टील कंपनी में 75 मजदूरों का एक गैंग था। ये मजदूर एक दिन में प्रति व्यक्ति औसतन 12.5 टन कच्चा लोहा रेल की गाड़ियों में लाते थे। 12.5 टन, ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास। अब टेलर और उनकी टीम ने स्टॉपवॉच और मापतौल के साथ एक वैज्ञानिक अध्ययन किया और उनके अध्ययन का नतीजा ये निकला कि एक फर्स्ट क्लास मजदूर को बिना जरूरत से ज्यादा थके एक दिन में 47.5 टन लोहा लादना चाहिए। 1 मिनट, 12.5 से 47.5? जी हाँ, 12.5 से 47.5 टन। ये तो लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। कोई इंसान अपना काम 4 गुना कैसे कर सकता है? सबको यही लगा था। मैनेजमेंट ने फिर श्मिट नाम के एक मजदूर को चुना। वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और उसे पैसे की बहुत जरूरत भी थी। अच्छा। मैनेजर ने श्मिट से बहुत सीधी और साफ बात की। श्मिट, अगर तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा तुमसे कहा जाए, जब चलने को कहा जाए तो चलो, जब बैठने को कहा जाए तो बैठो, तो तुम्हें रोज के $1.15 की जगह $1.85 मिलेंगे। यानी लगभग 60% ज्यादा वेतन। ये एक बहुत बड़ा लालच था। हाँ, श्मिट मान गया और उसने पहले ही दिन 47.5 टन का लक्ष्य पूरा कर लिया। पहले ही दिन? पहले ही दिन। इसके बाद एक एक करके दूसरे मजदूरों को भी ट्रेनिंग दी गई और सब ने ये लक्ष्य हासिल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या वो बस पागलों की तरह ज्यादा मेहनत कर रहा था या इसके पीछे कोई राज था? यही तो विज्ञान है। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं थी, बल्कि स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत थी।
कैसे? अध्ययन में ये पाया गया था कि जब कोई मजदूर 92 पाउंड का वजन उठाता है तो उसे दिन का केवल 43% समय ही भार के नीचे रहना चाहिए। अच्छा। उसे 57% समय आराम करना ही होगा ताकि उसकी मांसपेशियां ठीक हो सकें। तो एक सुपरवाइजर स्टॉपवॉच लेकर ये पक्का करता था कि श्मिट सही समय पर काम करे और सही समय पर आराम करे। बिल्कुल। तो आराम करना आलस नहीं बल्कि काम का ही एक वैज्ञानिक हिस्सा था। ज्यादा काम करने के लिए सही समय पर रुकना भी जरूरी था। एकदम सही। और टेलर का तर्क था कि श्मिट जैसे मजदूर, जिन्हें वो दुर्भाग्य से बैल की तरह मंदबुद्धि और शांत मानता था, ये विज्ञान खुद नहीं समझ सकते। उन्हें ये बताने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत थी कि कब काम करना है और कब आराम। एक मिनट, लेकिन मजदूरों को बैल की तरह मंदबुद्धि कहना ये तो काफी अपमानजनक लगता है। हाँ। क्या टेलर का नजरिया ये था कि कर्मचारी सोचने में सक्षम नहीं होते? ये आज के दौर में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत जरूरी सवाल है और टेलर की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। उनकी भाषा निश्चित रूप से आज के मानकों पर खरी नहीं उतरती। उनका नजरिया ये था कि उस समय ज्यादातर मजदूर अशिक्षित थे और उनके पास अपने काम का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का ना तो समय था और न ही प्रशिक्षण। वो इसे अपमान के तौर पर नहीं बल्कि काम के विभाजन के तौर पर देखते थे कि सोचना और योजना बनाना मैनेजमेंट का काम और उसे लागू करना मजदूर का काम। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये नजरिया मानवीय गरिमा की अनदेखी करता है। ये समझना जरूरी है। खैर, ये तो बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम की बात हुई। क्या फावड़ा चलाने जैसे आम काम में भी इतना विज्ञान छिपा हो सकता है? हाँ, और ये उदाहरण तो और भी कमाल का है। बताइए। मजदूरों पर प्रयोग किए और पाया कि एक मजदूर सबसे ज्यादा काम तब करता है जब उसके फावड़े पर लगभग 21 पाउंड का वजन हो। 21 पाउंड, ना ज्यादा ना कम, एक सटीक वजन। सही। और सोचिए, अगर मजदूर भारी लौह अयस्क उठा रहा है तो 21 पाउंड के लिए उसे एक छोटा फावड़ा चाहिए, और अगर वो हल्का कोयला उठा रहा है तो उतने ही वजन के लिए उसे एक बहुत बड़ा फावड़ा चाहिए। इसका मतलब था कि कंपनी को अलग अलग सामान के लिए अलग अलग तरह के फावड़े रखने पड़े। हाँ, 8 से 10 तरह के। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। यार्ड में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 400-600 से घटकर सिर्फ 140 रह गई। ओह, हर मजदूर का रोज का उत्पादन 16 टन से बढ़कर 59 टन हो गया। जबरदस्त। मजदूरों की मजदूरी बढ़ी और कंपनी को सालाना 75,000 से 80,000 डॉलर की बचत हुई, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। वाह, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि कई लोगों की नौकरी चली गई। हाँ, उस यार्ड में तो ऐसा ही हुआ। टेलर का तर्क ये था कि ये 140 लोग अब पहले से ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा उत्पादक थे, और अर्थव्यवस्था में जो कुल समृद्धि बढ़ी उससे कई और नए और बेहतर रोजगार पैदा होंगे। लेकिन ये सच है कि इस बदलाव की एक मानवीय कीमत थी। बिल्कुल। एक और बेहतरीन उदाहरण फ्रैंक गिलब्रिथ का है, जो टेलर के काम से प्रेरित थे। जी। उन्होंने ईंट जुड़ाई जैसे काम का अध्ययन किया जो हजारों सालों से एक ही तरीके से होता आ रहा था। गिलब्रिथ ने हर हरकत का विश्लेषण करके एक ईंट लगाने के लिए जरूरी हरकतों को 18 से घटाकर सिर्फ 5 कर दिया। 18 से 5? ये कैसे किया उन्होंने? बहुत ही सरल लेकिन असरदार बदलावों से। उन्होंने एक एडजस्टेबल मचान बनाया ताकि मिस्त्री को ईंट उठाने के लिए बार बार झुकना न पड़े। अच्छा। ईंटों को पहले से ही सही दिशा में सजाकर रखा ताकि उन्हें उठाकर पलटना ना पड़े, और गारे को सही गाढ़ापन दिया ताकि ईंट को सही जगह बिठाने के लिए बार बार थपथपाना ना पड़े। वाह। नतीजा, मिस्त्री 1 घंटे में 120 ईंटों की जगह 350 ईंटें लगाने लगे, वो भी पहले से कम थकान के साथ। लेकिन यहाँ वही सवाल फिर से उठता है जो श्मिट के मामले में उठा था। क्या इस सबसे कर्मचारी एक मशीन या रोबोट नहीं बन जाता? किताब में एक कर्मचारी की शिकायत का जिक्र भी है। हाँ। अरे, मुझे तो बिना किसी के दखल दिए सोचने या हिलने की भी इजाजत नहीं है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और आम आलोचना है, और टेलर इसका जवाब एक सर्जन के उदाहरण से देते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि एक युवा सर्जन को भी सालों तक मानक उपकरणों और तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि छुरी कैसे पकड़नी है, चीरा कैसे लगाना है। उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। नहीं, लेकिन क्या इन नियमों से उसका विकास रुक जाता है? नहीं, बल्कि उसे अपने से पहले आए हजारों सर्जनों के जमा किए हुए ज्ञान और अनुभव का फायदा मिलता है। सही कहा। वो पहिया दोबारा नहीं बना रहा होता। ये नियम आजादी छीनने के लिए नहीं बल्कि एक बुनियाद देने के लिए थे जिस पर खड़े होकर आप और बेहतर कर सकें। बिल्कुल, और यही टेलर के दर्शन का सार है।
उनके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन सिर्फ स्टॉप वॉच, बोनस सिस्टम या कुछ तकनीकें नहीं था। तो फिर क्या था? ये सब तो बस मशीनरी थी। असली चीज थी एक मानसिक क्रांति, अ मेंटल रेवोल्यूशन। मानसिक क्रांति, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? इसका मतलब था कि मैनेजमेंट और कर्मचारी दोनों अपनी सदियों पुरानी सोच को बदल डालें। वो इस बात पर लड़ना बंद कर दें कि मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा, यानी केक का कौन सा टुकड़ा किसे मिलेगा। हाँ, इसके बजाय वो मिलकर इस बात पर ध्यान दें कि कुल मुनाफे को, यानी पूरे केक के आकार को ही कैसे बढ़ाया जाए। मतलब टेलर कह रहे थे कि सदियों से चली आ रही मालिक मजदूर की लड़ाई ही सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी है। बिल्कुल। असली दुश्मन एक दूसरे नहीं, बल्कि बर्बादी है, वेस्ट है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। टेलर का मानना था कि जब दोनों पक्ष सहयोग करते हैं और बर्बादी को खत्म करते हैं, तो मुनाफा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बंटवारे के बाद दोनों के हिस्से में पहले से कहीं ज्यादा आता है। लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं रह जाती। हाँ। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ फैक्ट्री की रफ्तार बढ़ाने का नुस्खा नहीं था। नहीं। ये काम करने के पुराने अंदाजे पर आधारित तरीकों को विज्ञान और तथ्यों से बदलने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। ये मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच दुश्मनी को सहयोग में बदलने का एक दर्शन था। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में था जहां बढ़ा हुआ उत्पादन मालिक, कर्मचारी और अंत में उपभोक्ता यानी पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल सही। टेलर का अंतिम लक्ष्य सिर्फ किसी एक कंपनी का मुनाफा बढ़ाना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय दक्षता, नेशनल एफिशिएंसी हासिल करना था। और उनका मानना था कि किसी भी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि उसका औसत नागरिक कितना उत्पादक है। और सहयोग और वैज्ञानिक तरीकों से वो पूरे देश की समृद्धि का स्तर उठाना चाहते थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी विजन था। निश्चित रूप से। और भले ही उनकी भाषा और कुछ तरीके पुराने पड़ गए हों, लेकिन बर्बादी को खत्म करने और सहयोग से काम करने का ये मूल विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। टेलर ने ये सब एक सदी से भी पहले लिखा था, जब ज्यादातर काम शारीरिक श्रम पर आधारित था। सही। आज के ज्ञान आधारित युग में हमारे काम का विज्ञान कैसा दिख सकता है? एक अच्छा सवाल है। क्या हम बर्बादी को खत्म करने और एक सबसे अच्छा तरीका खोजने के सिद्धांतों को कोडिंग, डिजाइनिंग, लेखन या रणनीतिक योजना जैसे कामों पर भी लागू कर सकते हैं? या फिर रचनात्मक काम की प्रकृति ही ऐसी है जो इसे असंभव बना देती है?